हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और आप लोग डेफिनेटली इसका नाम सुने होंगे। ओके, चाहे आप पढ़ाई क्षेत्र से हों, चाहे किसी भी वर्क से आते हों, आप डेफिनेटली इसको जानते होंगे। बट उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आप नहीं जानते होंगे। तो वो कौन सा टॉपिक है? दैट इज जीडीपी। हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, जीडीपी किस प्रकार से कैलकुलेट होती है। तो आप जानते हैं जीडीपी की जो जीडीपी है, जीडीपी ये शायद ही 95% लोग इस वर्ड को जरूर सुने होंगे अपने लाइफ में कभी ना कभी, कि व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है। ओके, बट इसका डिफिनीशन क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर किसी भी कंट्री की वेल्थ डिटरमाइंड होती है कि वो कितना धनी है, कितना गरीब है, किस प्रकार से उसकी ग्रोथ हो रहे हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, वहाँ पर कैपिटा इनकम की स्थिति क्या है। ये सब चीज़ें हम लोग उसी से डिटरमाइन करते हैं। इसलिए जीडीपी इम्पोर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स या एज ए एक्सेट्रा बिजनेसमैन, किसी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से समझिए तो अवेयरनेस के लिए टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस, कि आप अपना जीडीपी की समझिए कि हमारी इंडिया की जीडीपी कितनी है, वो किस प्रकार से कैलकुलेट होती है, किस प्रकार से उससे नेशनल इनकम कन्वर्ट होता है, किस प्रकार से उसका हमारा प्रभाव पड़ता है। हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पता होना चाहिए, और कैसे वो कौन कौन सी चीज़ों को उसमें ऐड किया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग इसी को स्टडी करेंगे वन बाय वन, क्योंकि ये लंबी टॉपिक है। तो इसलिए इसमें हो सकता है 2 से 3 वीडियो या क्लासेस चलें। तो इसको लिए आपको 2-3 क्लास को स्टडी करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको एक जीडीपी का एक ओवरव्यू आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, जो कि आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि जीडीपी किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, उसमें कौन कौन से जीडीपी में चीज़ों को ऐड किया जाता है, कौन से माइनस किए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कुछ जीडीपी को समझने के लिए उससे पहले कुछ चीज़ों का जानना आवश्यक है। वाई? बिकॉज डिफरेंट टाइप्स की पूरी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी है, जो भी ये कैलकुलेशन है वर्ल्ड लेवल पर कैलकुलेशन होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। यदि आप चाहते हैं यूएसए के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ें, तो एज यही मेथड्स यूज होते हैं। ओके, इसलिए ये यूनिवर्सल लॉ है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप से प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट टाइप से सर्विसेज है, उसको प्रोडक्शंस को ऐड करना है, उस प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करना है। इतना इजी ये काम नहीं है, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा सा पहले इसके बेसिक समझते हैं, तब जाकर के हम समझें कि व्हाट इज जीडीपी, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है? फर्स्ट क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री मीन्स अकॉर्डिंग टू जीडीपी या अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी रेजिडेंस अलग होता है। ओके, फॉर एग्जांपल रेजिडेंट 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट, इनकम टैक्स के अनुसार अलग होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार अलग होंगे, संविधान में जो दिया गया होगा, और इसके इकोनॉमी के अनुसार रेजिडेंट अलग होंगे। ओके, तो तीनों की जो रेजिडेंट्स की स्टेटस है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अंडरस्टैंड कि जो हमारे निवासी हैं संविधान में, वही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके इकोनॉमी के लिए अलग हो सकता है और इनकम टैक्स के अनुसार अलग हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। सेकेंड क्या है, अब देखते हैं कौन कौन सी सिटीजन्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, फर्स्ट क्या है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हु नॉर्मली रेजिडेंस इन द कंट्री मीन्स नॉर्मली जो हम लोग जैसे रह रहे हैं। ओके, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री मीन्स कि या तो जो यहाँ पे रह रहे हैं और जो यहाँ के इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, जिसका कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है। मान लें आप कहीं दूसरे जगह भी रहते हैं, फॉरेन कंट्री भी रहते हैं, लेकिन आपको इतना रहता है कि हमारी कंट्री को देखें कि वहाँ जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है,
महंगाई क्या है, एजुकेशन की स्टैंडर्ड क्या है, हेल्थ के एजुकेशन के क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें भी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो दैट इज रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, सिटीजन ऑफ अदर हु हैव बीन स्टडीइंग इन आवर कंट्री, मीन्स अदर कंट्री से कोई व्यक्ति आया है, रहता है यहाँ पे, ओके, फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, मीन्स 1 ईयर से कोई अनदर कंट्री का व्यक्ति 1 ईयर से ज़्यादा रहता है, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन आवर कंट्री, या हमारे इंटरेस्ट कंट्री में आकर के रहता है और जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे फॉरेन कंट्रीज के कोई व्यक्ति है 1 साल से ज़्यादा यहाँ रह रहा है, बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि टूरिस्ट को नहीं लेना है। ओके, टूरिस्ट हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम से आ रहे हैं, ओके, इनको आपको इंक्लूड नहीं करना है, केवल जो यहाँ पे आ रहे हैं पॉइंट ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, सिटीजन ऑफ कंट्री हु वर्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जानते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, IMF है, ओके, डिफरेंट टाइप्स के, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यदि कोई भी व्यक्ति इसमें काम करता है, एंड फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन द कंट्री, या फॉरेन एम्बेसीज में भी काम करता है, तो दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि आप WHO में कोई इंडिया का वर्क कर रहा है, कोई IMF वर्क कर रहा है इंडिया का लोग, कोई WHO में वर्क कर रहे हैं, या हमारे व्यक्ति जो एम्बेसी बनती है, जानते हैं कि हर देश में हमारे राजदूत होते हैं, तो उस एम्बेसी में भी यदि कोई इंडिया का व्यक्ति वर्क कर रहा है, दैट इज योर सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू GDP, राइट। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, ये बाद में काम आएगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जानते रहिए, क्योंकि जब वहाँ बताया जाएगा तो ऐसा ना रहे कि आपको नहीं पता है। तो रेजिडेंट्स की ये डिफिनीशंस है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स कि आपका जो इंडिया का मान लीजिए कि मैप है, ये मान लीजिए कि इंडिया का मैप है पूरा, अब जैसे ही बन जाए, ओके, मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, तो इंडिया का मैप में मैंने बहुत खराब बना है, तो मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, तो इसके अंदर तो मान लीजिए कि सबको पता है कि दैट इज, यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो ये आपका माना जाएगा कि टेरिटरी है, आपकी इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी चीज़ों को ऐड किया जाता है, उसी को हम लोग पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट, द टेरिटरी ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग द टेरिटरी वाटर ऑफ द कंट्री। तो जानते हैं जो हमारे यहाँ सब है ये वाटर है, ओके, तो वाटर की टेरिटरी भी एक होती है 12 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक। तो यदि इसमें भी कोई वर्क करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, मछली पालन कुछ करते हैं, तो भी आपको ऐड करना पड़ता है, वो आपका इंटरनल इंडिया का माना जाएगा पार्ट्स, ओके, राइट। नेक्स्ट क्या है, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, जो भी हवाई जहाज होती हैं, जो भी जलयान होती हैं, जल वाले जहाज होती हैं, ओके, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जो कि ऑपरेट किसके द्वारा हो रही है, हमारे द्वारा, मीन्स यहाँ के इंडिया के द्वारा, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स हमारे कोई एयरक्राफ्ट हैं, मान लीजिए एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, या कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हमारे द्वारा किसी दूसरे कंट्री, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड से अमेरिका तक चलाई जा रही है, लेकिन वो कंपनी किसकी है, इंडिया की है, और हमारे लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो भी वो बाउंड्री हमारी ही मानी जाएगी, मीन्स वो ऑपरेशन, ओके। नेक्स्ट क्या, फिशिंग विसल्स, मीन्स यदि कोई फिशिंग विसल्स है, ऑयल है, ओके, नेचुरल गैस है, जानते हैं कि समुद्र के आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ें ये मिलती हैं, नेचुरल गैस है, ऑयल्स है, फिशिंग विसल्स हैं, ओके, रिंग्स हैं, एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो भी ये सब ज़्यादा कहाँ पर मिलती हैं, आसपास समुद्र के एरिया में। तो उस समुद्र के एरिया में जो भी 200 किलोमीटर तक जो माना जाता है नॉटिकल मील तक, हमारी बाउंड्री है 200 नॉटिकल मील तक माना जाता है कि हमारी इकोनॉमिक जोन है, उसमें आप कुछ भी करेंगे तो आपके अंडर आएगा। तो ये क्या है, ये भी आपका, यदि उसमें कोई मछली पालन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी माना जाएगा कि आपकी बाउंड्री है, उसके अंतर्गत ही माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या, एम्बेसी, मैं बताया कि एम्बेसी जो एम्बेसडर राजदूत होते हैं, कंसुलेट्स जो कि
वाणिज्यिक दूतावास होते हैं जो कमर्शियल, एक तरह से कमर्शियल एम्बेसी बोल सकते हैं, राइट। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कोई मान लीजिए कि सैनिक स्थापना किए हैं, सैनिक दल बनाए हुए हैं, किसी दूसरे देश में जाके रह रहे हैं बट अपने ही देश के हैं, तो भी आप ए कंट्री लोकेटेड एब्रॉड, जो कि एब्रॉड में स्थित है तो भी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताया हूँ, एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन मीन्स कि ऐसा नहीं सोचना है कि कोई कंट्री, मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट है या शिप्स है, शिप्स गई दूसरी कंट्री में तो वो आपका एरिया हो गया, नहीं, केवल एरिया ऑफ ऑपरेशन, केवल ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ की जो जीडीपी है, वहाँ की जो इनकम है वो आपके जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी मान लीजिए कि फ्लोटिंग पार्ट्स है, कोई भी कंट्री लोकेटेड अदर जगह है, मान लीजिए कोई एम्बेसी वहाँ रह रहा है, मान लीजिए यूएसए में एम्बेसी हमारी है, तो ज़मीन तो उसी की होगी, घर सब बने होंगे उसी के, जो भी फैसिलिटीज मिली होगी उन्हीं को मिली होगी। लेकिन एम्बेसी मान लीजिए ये एरिया है, इसमें यदि कोई भी वर्क हो रहा है तो ये इंडिया का माना जाएगा। ओके, ये बताया जा रहा है, लेकिन केवल ऑपरेशन माना जाएगा, ना कि ये क्षेत्र माना जाएगा, क्योंकि क्षेत्र तो यूएसए का है, जब चाहे आपको निकाल दें। ओके, तो इसलिए एरिया नहीं होगा, आपके जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे होंगे, जो भी उसमें कार्य कर रहे होंगे, उस कार्य से यदि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू को अपने इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक समझ गए कि किस प्रकार से रेजिडेंट्स कैलकुलेट होते हैं और किस प्रकार से डोमेस्टिक टेरिटरी कैलकुलेट होते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखते हैं कि जीडीपी क्या स्थिति है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, आप जानते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, राष्ट्रीय आय जिसको कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। ओके, राष्ट्रीय आय मीन्स हमारे देश की इनकम कितनी है। ओके, इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम प्रोडक्ट, इनकम या प्रोडक्ट मीन्स या इनकम के देखा जाएगा या प्रोडक्ट के अनुसार देखा जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री प्रोडक्ट बनाती है उसी से इनकम सबकी होनी है। ओके, किसी की इनकम ऐसे थोड़े हो रही है, जो भी गुड्स सर्विसेज आप देख रहे हैं उसी से सबकी तो इनकम हो रही है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सबकी इनकम हो रही है। इसीलिए यहाँ पर देखा जाता है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा जाता है। ओके, यहाँ पर क्या है कि यदि ग्रॉस चीज़ें हैं पहले, या नेट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ग्रॉस एंड नेट कैसे किया जाता है, तो पहले देखते हैं नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट मीन्स एनएनपी कहा जाता है, या एनएनआई मीन्स नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम। ओके, दोनों एक ही चीज़ है। तो राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स जीएनपी कितना है, माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है, व्हाट इज डिप्रिसिएशन, यदि कोई मशीन यूज करते हैं, कोई भी आप ऐसी चीज़ यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि टाइम के साथ कम होता जाता है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन आप यूज कर रहे हैं 10 करोड़ की है। ओके, तो जानते हैं कि जो ही आप मशीन परचेज कर लेंगे तो क्या 10 करोड़ की रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, वो अगले साल मान 9 करोड़ की हो गई, उससे अगले साल 8 करोड़ की हो गई, तो घटती जाती है। तो जो ये वैल्यू घट रही है दैट इज डिप्रिसिएशन। ओके, वैल्यू डिप्रिशिएट करे, ह्रास हो रहा है, तो इसलिए इसको डिप्रिसिएशन कहा जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? तो डिप्रिसिएशन ये है, इस डिप्रिसिएशन को माइनस कर देना किसमें से, ग्रॉस नेशनल इनकम में से। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि कोई भी जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये जो ग्रॉस है, ओके, इसको नेट में, उसको नोट कर लीजिएगा, नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है ओनली। ये ध्यान रखना कि कहीं पर भी कॉन्सेप्ट आ जाए, आज के बाद हमेशा ध्यान रखिए जीडीपी कॉन्सेप्ट में, यदि कहीं पर भी ग्रॉस दिया गया है और ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ नेट है, यहाँ ग्रॉस है, ग्रॉस को हम लोग नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इक्वल टू लिखा है, तो मीन्स नेट पूछा जा रहा है, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ओके, और यदि नेट दिया हुआ हो और आपको ग्रॉस कैलकुलेट करना हो तो उसको प्लस कर देंगे। ये तो सिंपल सी बात है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको ग्रॉस दिया हुआ है, ओके ओके, अब पूछा जाए कि ग्रॉस नेट इनकम क्या है या ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, तो आप क्या करेंगे, नेट नेशनल इनकम प्लस डिप्रिसिएशन। क्यों कर रहे थे,
क्योंकि नेट जो है ना जी ग्रॉस तभी बनेगा जब डिप्रिसिएशन उसमें रहेगा। ओके, मीन्स ऐसे समझिए कि नेट प्लस डिप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस। ओके, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा ना है कि बाद में बताया तो आप लोग को कंफ्यूज हो जाए। तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए और उसको इजीली समझ लीजिए कि मैं बहुत इजी वर्ड में बता रहा हूँ, इसलिए स्लो स्लो आप लोग चीज़ों को समझते रहिए। राइट, तो यहाँ पर समझ गए नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, वहाँ पर नेशनल इनकम थी। इनकम में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसे समझिए कि मार्केट प्राइस है, ओके, एंड फैक्टर कॉस्ट। तो जो भी आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस थी, आप मार्केट के आधार पर करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में। ओके, यहाँ पर टू इफेक्ट इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर दो प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है, मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है। ओके, मोबाइल मार्केट में 10,000 की है। ओके, तो 10,000 की मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं जैसे लेबर, मशीन, बिल्डिंग, ओके, कैपिटल, बिजनेसमैन, लैंड, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। मीन्स लेबर को क्या देंगे, मजदूरी देंगे तो वो कॉस्ट है उसकी। ओके, जो मशीन है मशीन के कोई प्राइस देंगे वो कॉस्ट है। बिल्डिंग के लिए रेंट देंगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देंगे, जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट देंगे, जो लैंड है उस पर रेंट देंगे। तो ये इसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। ओके, समझ गए। मार्केट प्राइस, जो गुड्स आपके मार्केट में है, उस मार्केट में गुड्स जो है, उस गुड्स ऑफ मार्केट की प्राइस है, दैट इज मार्केट प्राइस। और जो आप पेमेंट करते हैं, जो भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शंस कर रहे हैं, उस गुड्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या करते हैं आप देखते हैं कि कितना पेमेंट किया जा रहा है, उसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, ड्यू टू सब्सिडी डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस। मान लीजिए कि कोई सपोज एट मान लीजिए कि पहले गैस ही ले लीजिए, एलपीजी। ओके, तो एलपीजी जानते हैं कि मान लीजिए 1300 का है, 1300 रुपये का, इस पर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी देने से मान लीजिए वो हो गई 1000। तो इससे क्या हो गया, इसी को बताया जाए ड्यू टू सब्सिडीज डिक्रीज इन मार्केट प्राइस। जो मार्केट की प्राइस है 1000 हो गई, कैसे हो गई, ड्यू टू सब्सिडी, सब्सिडी देने के कारण उसकी मार्केट की प्राइस कम हो गई। ओके, नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस। जानते हैं कि कोई भी गुड्स होती है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स एड होता है। राइट, कोई भी गुड्स होती है, जिससे कोई गुड्स ले लीजिए, जैसे मोबाइल ले लीजिए मान लीजिए, ओके, कोई बुक्स ले लीजिए, तो उस पर ऑल टैक्स इंक्लूड होता है। तो कोई भी टैक्स इंक्लूड हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मार्केट प्राइस में, हो जाएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए बुक्स थी 100 रुपये की, लेकिन टैक्स लगने से 10 रुपये बढ़ गया। ओके, 110 रुपीज़ हो गए। तो यही बताया जा रहा है कि इस सब्सिडी से क्या होता है, मार्केट की प्राइस लेस होती है, घटती है, जबकि टैक्स से प्राइस बढ़ती है। जबकि रियल में आप देखिए दोनों काम से क्या कोई प्रोडक्शन से प्रभाव पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है प्राइस घटने और बढ़ने का। क्योंकि रियल में हम लोग क्या देखना है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और प्रोडक्शन में प्राइस देखना है कि प्राइस से कितनी वस्तुएं बिकी। और आप जानते हैं सब्सिडी देकर उसको कम कर दिए या टैक्स देकर इंक्रीज कर दिए, तो इससे तो अनावश्यक जीडीपी हमारी बढ़ जाएगी ना, इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी नहीं। जैसे मान लीजिए कोई टैक्स बढ़ा दीजिए 100 रुपये, तो 100 रुपये के हिसाब से क्या होगा कि इनकम दिखाने लगेगा ज़्यादा जीडीपी देश का। तो इसलिए इसको एडजस्ट किया जाता है कि जो रियल में प्रोडक्शन की कॉस्ट है या जो रियल में वैल्यू है जिस पर सेल हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, तो मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि ना जैसे टैक्स तो लगता है। ओके, तो टैक्स को क्या करना होगा, हमेशा माइनस करना होगा, सब्सिडी को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि सब्सिडी जो किया है उसका उल्टा करना है। जैसे इसमें क्या होगा, ड्यू टू सब्सिडीज डिक्रीज, मीन्स क्या होगा, सब्सिडी देने से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। राइट, और ड्यू टू टैक्स इंक्रीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होता है,
इनडायरेक्ट टैक्स से घटा देंगे। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर लिखा हो इसका अपोजिट कर दीजिए। ओके, डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कराना है, इंक्रीज किया है तो डिक्रीज कराना है, राइट। अब देखिए नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम इन फैक्टर कास्ट मीन्स, फैक्टर कास्ट मीन्स क्या है कि जितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं यदि रिसोर्सेज के कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो भी आ सकता है नेशनल इनकम। ओके, वो किस पे आ रहा था, इनकम पे आ रहा था। ये किस पे आ रहा है, जैसे ऐसे समझिए कि एक इनकम है। ओके, तो टोटल जितनी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी इनकम को जोड़ देंगे तो भी आपकी जीडीपी आ जाएगी। एंड जितने फैक्टर लगे हुए हैं प्रोडक्शंस में उनको जितना पेमेंट किया जाए उनको जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। ओके, आगे भी बताया भी जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। तो इसको क्या, नेशनल इनकम मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर कितना है, माइनस क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, और प्लस क्या करना है, सब्सिडीज। तो बताया था ना, डिक्रीज है तो इंक्रीज करना है तो प्लस कर देना है, ये इंक्रीज का है तो माइनस कर देना है, माइनस करने के लिए डिक्रीज करने के लिए। ओके, देख रहे हैं। तो ये जब आप काम कर देते हैं दैट इज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम कितनी है, तो आपको नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पर यदि दिया हो, मार्केट प्राइस पर नेशनल इनकम हमारी इतनी है, मीन्स जो भी फाइनल गुड्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी यदि टोटल की कॉस्ट जोड़ दिया जाए इनकम तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम मार्केट प्राइस होगा। जैसे मान लीजिए हजारों गुड्स हैं, इस हजारों गुड्स की जो सेलिंग प्राइस है उसको जोड़ दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। ओके, लेकिन हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर की कॉस्ट कितनी है। ओके, तो इसमें क्या करना होगा, इनका इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है जो कि जैसे जीएसटी है। ओके, इस टाइप के, और सब्सिडी को प्लस कर देना है। सब्सिडी प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप सब्सिडी दिए हुए थे तो उसका मार्केट कम हो जा रहा था प्राइस, इसलिए उसको बढ़ाया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स लगा करके ऑटोमेटिक प्राइस गुड्स की बढ़ाई गई थी, अब उसको घटाया जा रहा है। ओके, तो ये लॉजिक याद रखिएगा तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है, थ्री अप्रोच। नेशनल इनकम के अप्रोच कितने हैं, थ्री। फर्स्ट अप्रोच क्या है, नेशनल इनकम टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स गुड्स एंड सर्विस की जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके आधार पर कैलकुलेट होता है। ओके, तो इसको क्या कहता है, जीडीपी। ओके, जीडीपी तो यहाँ पर क्या होगा, the sum of total value added by all the productive units of an economy during a period of 1 year is called national income। राष्ट्रीय आय क्या है, सिंपल सी कि एक निर्धारित अवधि में टोटल जो कि वस्तुएं सेल होने वाली हैं उनका फाइनल की जो प्राइस है सेल होने के समय उनको यदि टोटल आपस में ऐड कर दिया जाए तो दैट इज नेशनल इनकम। ओके, सिंपल सी बात है कि जो भी गुड्स बन रही हैं, जो भी सर्विसेज दिए जा रहे हैं, जो कि तैयार है एकदम, इंटरमीडिएट गुड्स ही नहीं। इंटरमीडिएट मीन्स यदि कोई गुड्स उसको बनाने में यूज हो रही है तो उसको ऐड नहीं किया जाता है, बिकॉज उसकी प्राइस उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कार है तो कार में टायर यूज हो रहा है। ओके, तो टायर यदि सेपरेट सेल हो रहा है, अब बाद में टायर खराब हो जाएगा तो लगेगा तब तो उसका ऐड होगा। बट मान लीजिए कार के साथ ही ऐड हो रही है कि कार न्यू बन रही है, उसी कार में देना है आपको, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि कार फाइनल प्रोडक्ट्स हो जाएगा और टायर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट मध्यस्थ, मीन्स उसको यूज करने के लिए कार के लिए टायर लगाया जा रहा है। तो कार की प्राइस में टायर का प्राइस ऐड होगा तो कार की प्राइस ऐड करेंगे न कि टायर की। ओके, तो यहाँ पर फाइनल गुड्स इंपॉर्टेंट है कि जो आप सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं उसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स में बताया ना, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स मीन्स प्रिपेयर टू सेल। ओके, प्रिपेयर टू सेल ऑफ कंज्यूमर मीन्स कंज्यूमर के लिए सेल के लिए एकदम तैयार वस्तु है, उसकी प्राइस को ऐड करना है, राइट। तो इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, यहाँ पर क्या है नेशनल इनकम कि 1 ईयर में, सिंपल सी बात क्या है, 1 ईयर में
अंतिम वस्तुएं या सेवाओं के उत्पादन की वैल्यू को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, राइट। तो नेशनल इनकम में केवल आप ये देखते हैं जो भी हमारे यहाँ इंडिया में गुड्स बनी हुई हैं, ओके, सर्विसेज दिए जा रहे हैं, जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं, जो सेल के लिए हैं, उसके लिए यूज नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए शुगर है तो गन्ने के प्राइस नहीं ऐड करना है, राइट, क्योंकि गन्ना शुगर का सब्सिडरी है, मीन्स उसका यूज हो रहा है बनाने के लिए, तो गन्ने की प्राइस ऐड नहीं करना। जो फाइनल गुड्स है, शुगर सेल करने के लिए बन रहा है, उसको ऐड करना है, ओके, क्योंकि फाइनल गुड तक लिखा है ना, फाइनल गुड्स मीन्स फाइनल सेल के लिए गुड्स जो बन रही है, इसको ऐड करना है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि नेशनल इनकम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, धीरे धीरे देखिए चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्या है, नेशनल इनकम इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बताया था मैं, जो भी फैक्टर्स हैं जैसे लैंड है, ओके, नेक्स्ट है लेबर है, ओके, कैपिटल है, ओके, और बिजनेसमैन है। मान लीजिए इतने लोग वर्क करते हैं, तो लैंड यूज हो रहा होगा तो उसके लिए रेंट दिया जा रहा होगा, ओके, लेबर यूज हो रहा होगा तो उसके लिए सैलरी या वेज, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, कहीं से कैपिटल लिए होंगे तो इंटरेस्ट दे रहे होंगे, राइट। एंड बिजनेस कर रहा होगा जो, जैसे मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, मैं उसमें 24 आवर्स दे रहा हूँ, तो वो लास्ट में प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, ओके, लास्ट में प्रॉफिट जो बचेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको ऐड करके भी जीडीपी देखी जा सकती है, राइट। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में मोबाइल बन रही है, ओके, तो एक पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखें कि टोटल मोबाइल की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, जिस पर वस्तु सेल होने के लिए तैयार है, सभी मोबाइल की प्राइस को ऐड कर दीजिए एक साल में, जो आएगा वही नेशनल इनकम हो जाएगा, ओके। एक तो कॉन्सेप्ट ये है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हम मोबाइल में यूज किए हैं, रेंट, लैंड यूज किए हैं, कोई बिल्डिंग यूज किए हैं, मोबाइल बनाने में मान लीजिए कि लेबर यूज किए हैं, मोबाइल बनाने में हम कैपिटल यूज किए हैं, पूंजी कहीं से बैंक से लिए हैं लोन, और कोई मान लीजिए कि ओनर है, जैसे मान लीजिए आईफोन का ओनर है, उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो जो भी प्रॉफिट दे रहे होंगे उसको ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट दे रहे होंगे उनको ऐड कर दीजिए, सैलरी वेज दे रहे होंगे उनको ऐड कर दीजिए, रेंट दे रहे होंगे उनको ऐड कर दीजिए, सभी को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नेशनल इनकम टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम। मीन्स जो फैक्टर मीन्स क्या है, सिंपल सी रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं इसका डेफिनेशन, ओके। नेशनल इनकम इन द सम ऑफ रेंट, देखिए बात मैं कर रहा था ना अभी, देखिए रेंट, रेंट किसको दिया जा रहा होगा, बिल्डिंग का या लैंड जो भी यूज कर रहे होंगे, इंटरेस्ट किसका दिया जा रहा होगा, मैं बताया कैपिटल का, वेज किसको दे रहे होंगे, लेबर का, एंड प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखिए आगे शब्द ना रेजिडेंट्स, तो रेजिडेंट का मैं पहले ही डिफिनेशन दे चुका हूँ, ओके, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, सामान्य रेजिडेंट है ऑफ ए कंट्री एज रिवार्ड फॉर दियर फैक्टर सर्विसेज, मीन्स जो फैक्टर की सर्विसेज हैं, जैसे आगे देखिए दिया भी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप मीन्स बिजनेसमैन, ओके, मीन्स इनको रिवार्ड के रूप में, जो लैंड के रिवार्ड के रूप में रेंट दे रहे होंगे, लेबर के रिवार्ड के रूप में वेजेस दे रहे होंगे, कैपिटल के रिवार्ड के रूप में इंटरेस्ट दे रहे होंगे, और इंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन के रिवार्ड में प्रॉफिट दे रहे होंगे, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे जो दे रहे होंगे, दैट इज नेशनल इनकम इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम, राइट। तो आई थिंक समझ गए कि फैक्टर इनकम में क्या होगा सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखना, फर्स्ट में क्या करना है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी मार्केट में जो प्राइस है उसी को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे कि जो उसमें उत्पादन में लगे होंगे, जो प्रोडक्शंस में लगे होंगे, उस प्रोडक्शंस में लगे हुए फैक्टर को, जो मशीन है, लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक लगी हुई है, कोई रेंट लगा देना है, कुछ भी देना है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं कॉस्ट के रूप में, उसको ऐड कर दीजिए, दैट इज नेशनल इनकम एट द फैक्टर कास्ट, ओके। तो फैक्टर कॉस्ट पर फैक्टर इनकम के अनुसार देखा जाएगा, राइट। आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड क्या है,
नेशनल इनकम इन द टर्म्स ऑफ डिस्पोजिशन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। और क्या है, अब तीन चीज़ कंसेप्ट ऐसे समझिए एक एक करके। यहाँ पर क्या था, नेशनल इनकम, मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम, फैक्टर कॉस्ट, ओके। एंड यहाँ पर क्या है, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए आप एक ऑब्जर्व करिए तो बात एक ही की जा रही है, ओके। आप समझिए कि नेशनल इनकम मार्केट की जो प्राइस होगी, जिससे मान लीजिए 100 रुपये है प्राइस, तो 100 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो फैक्टर कॉस्ट में हो रहा होगा। जो 100 रुपये आया होगा इनकम, इसको कोई भी गुड्स बनाने के लिए, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। कितना, मान लीजिए 100 रुपये, मान लीजिए 25 रुपये लेबर को देना है, 25 रुपये रेंट देना है, 25 रुपये मान लीजिए कि प्रॉफिट देना है, 25 रुपये मान लीजिए कि और क्या था, लेबर, रेंट, प्रॉफिट, और मान लीजिए कि और कुछ देना हो, राइट। अब इसको आपको देना है, तो अब देखिए या तो ये ऐड कर दीजिए, या तो ये ऐड कर दीजिए, या अब मान लीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, ये 100 रुपये गुड्स को परचेज करेगा कि नहीं। तो हम लोग जितना गुड्स को परचेज कर रहे हैं, यदि उसकी प्राइस को भी ऐड कर दिया जाए तो कहा जाएगा नेशनल इनकम टर्म्स इन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। मीन जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसी को यदि ऐड कर दिया जाए तो भी नेशनल इनकम हो जाएगी, ओके। तो आपको समझ गए, तीनों बात देखिए एक ही है। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात ऐसे है, जैसे कोई लैपटॉप बना, लैपटॉप, ओके। लैपटॉप मार्केट में कितना का सेल हो रहा है, मार्केट प्राइस पे मान लीजिए 50,000, ओके, 50,000 सेल हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि पूरी लैपटॉप जितने सेल हो रहे हैं भारत में, उसकी प्राइस को ऐड कर दीजिए। एग्जांपल के लिए, मतलब एक तो प्रोडक्ट नहीं, उन्हें हज़ारों प्रोडक्ट हैं, तो हज़ारों प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए। जो मार्केट में प्राइस है उसको ऐड कर दीजिए, वही आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी एट मार्केट प्राइस। यहाँ तक समझ गए। सेकेंड बताया जा रहा है कि जो ये 50,000 सेल किया जा रहा है कोई 50,000 रुपये का, तो आप जानते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं। जब ये कंपनी में पैसा जाएगा 50,000 रुपये, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि कुछ लेबर को दिया जाएगा कि नहीं, कुछ बिल्डिंग जहाँ पर बन रहा होगा या लैंड यूज हो रहा होगा उसको देंगे, ओके। कुछ मान लीजिए कि जो बिजनेसमैन है ओके देंगे, उसको देंगे। एंड और थर्ड पर क्या है, कैपिटल। यदि मान लीजिए कहीं से कैपिटल लाए हैं बैंक से, तो आप देखिए 50,000 का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मान लीजिए इसको 10,000 देंगे, मान लीजिए 10,000 रुपये लगा लेबर के लिए। बिल्डिंग एंड लैंड, जो भी बिल्डिंग आप यूज करें जहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही थी, मान लीजिए उसको 10,000 रुपये दिए, ओके। जो कैपिटल था, मान लीजिए कि जो पैसा था वो आपका नहीं था, आपने बैंक से लोन लिया था, मान लीजिए उसको 10,000 रुपये दे दिए, ओके। इसका मतलब क्या होगा कि 30,000 रुपये आप पेमेंट कर दिए, लास्ट में 20,000 रुपये बचा है, 20,000। तो मान लीजिए कि कोई डेल की कंपनी है ये, ओके, डेल की, तो डेल वाले कंपनी का मालिक ले लेगा, ओके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि या तो 50,000 की जो प्राइस है उसको ऐड करिए, या तो जो लेबर को दिया जा रहा है, जो आप लैंड या बिल्डिंग को दे रहे हैं रेंट के रूप में दे रहे हैं, या जो बिजनेसमैन को दे रहे हैं, और जो आप कैपिटल को दे रहे हैं, चारों को ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम इन फैक्टर कॉस्ट, ओके। तो यहाँ तक समझ गए। अब बात आ रही है नेशनल इनकम इन एक्सपेंडिचर। अब देखिए मान लीजिए कस्टमर गया, कस्टमर पूछा कि डेल की कितनी प्राइस है, तो कहेगा 50,000, तो कहेगा अच्छा एक दे दीजिए। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, इस प्राइस को ले लेगा, ओके, लैपटॉप को। तो कहा जा रहा है कि कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्सपेंडिचर, ओके, उस एक्सपेंडिचर को भी ऐड कर देंगे तो भी आपको आ जाएगा। अब आप सोचिए कि तीनों एक चीज़ है कि नहीं। जितने की गुड्स बिक रही है, यदि उतने के पेमेंट कर दें उसको जोड़ दीजिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो जितने की गुड्स बनाने में लोग लगे हुए हैं उनकी कॉस्ट को जोड़ दीजिए तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट पे। और जितने की कंज्यूमर की गुड्स मिल रही है, ओके, उसको भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। अब सपोज दैट ये और देखिए तो एक ही है। जितने की मार्केट प्राइस होगी उतने की एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, क्योंकि लैपटॉप के एग्जांपल लीजिए तो लैपटॉप जितने का मार्केट प्राइस होगा उतने का तो कंज्यूमर को मिलेगा, ओके। तो लगभग दोनों चीज़ें एक ही होती हैं।
लेकिन ये 3 प्रकार से कैलकुलेट होती हैं। तो फर्स्ट पे क्या होता है, जो भी इंडिया में अब कंक्लूड करता है, वी आर कंक्लूड दैट कि जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जितनी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज 1 ईयर में बनी, या 3 मंथ में या 6 मंथ में, क्योंकि देखिए हाफ ईयरली भी आता है जीडीपी कितना है, 3 मंथ के क्वार्टरली भी आता है, तो जैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में 1 साल में या 3 मंथ में या 6 मंथ में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही हैं। उस सेलिंग की प्राइस को, जो मार्केट की प्राइस है, एमपी मार्केट प्राइस, उसको ऐड कर दीजिए, दैट इज नेशनल इनकम। सेकेंड, जो भी उत्पादन में लगे हुए फैक्टर्स हैं, लेबर लगा हुआ है, कंपनी चल रही है, मशीन लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, जो भी कॉस्ट लगा है, मटेरियल लगा है, सब कुछ लगा है, आप जो भी कॉस्ट पेमेंट कर रहे हैं एज ए बिजनेसमैन, मान लीजिए बिजनेस चला रहे हैं, आप लेबर को दे रहे हैं, कैपिटल को दे रहे हैं, बिजनेसमैन को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को दे रहे हैं, मटेरियल को दे रहे हैं, जो कॉस्ट दे रहे हैं उसको ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा नेशनल इनकम, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। और जितना आप एज ए कंज्यूमर हैं, मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ, मैं डेली 100 वस्तु परचेज करता हूँ, तो 100 वस्तु जो मैं परचेज कर रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसी एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाए, सभी देश में जितने नागरिक हैं उनकी एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाए तो भी मान लिया जाएगा। तो आप तीनों में सबसे आसान क्या होगा, देखेंगे ये सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि जो ही मार्केट में बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो कम ही होंगे ना, प्रोडक्ट बनाने वाले कम होंगे और खरीदने वाले तो 140 करोड़ हैं, 150 करोड़, 150 करोड़ हैं, बनाने वाले कितने होंगे, मुश्किल से 1 लाख लोग। ओके, मीन्स ऐसे समझिए कि मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर ये है। अब आपको ये पूछा जाए कि सबसे इजी कैलकुलेट कौन है, तो सबसे इजी ये है। क्यों है? क्योंकि मार्केट में वस्तु बनाने वाले हैं वो कितने होंगे, मुश्किल से 1 लाख लोग होंगे, मान लीजिए, नहीं तो 10 लाख होंगे, एग्जाम्पल के लिए 10 लाख लोग होंगे जो मार्केट में वस्तु बना रहे हैं। तो जो बना रहे होंगे बस उन्हीं से जाके पूछ लेना है, जैसे मान ली मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी में गए, पूछ लिए आप कितना इस साल बनाए हैं, ये कैलकुलेट कर लिए, इसकी प्राइस क्या है, ये है। आप गए बुक्स वालों के पास, आप गए शूज वालों के पास, आप गए क्लॉथ वालों के पास, आप गए लैपटॉप वालों के पास, आप गए घड़ी वालों के पास, आप गए मोबाइल वालों के पास, आप गए, मतलब डिफरेंट टाइप्स के गए, पूछ लिए। ओके, या डाटा जो भी, अब चाहते जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स लगता है, तो सब कुछ डाटा तो मेंटेन रहता ही है, तो डायरेक्ट उसको पता कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है। फैक्टर कॉस्ट में आप देखिए सभी लेबर से पूछना है, इतना ईजी है, सभी लेबर से पूछना है, बिजनेसमैन कितना प्रॉफिट तुम ले रहे हो, मटेरियल कितना का लाए थे, इतना ईजी नहीं रहता है। और एक्सपेंडिचर में अब सभी 150 करोड़ लोग हैं, तो सबसे जाके घर घर पूछना है तुम कितना परचेज किए, क्या परचेज किए, इतना इजी नहीं है। बट पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीज़ें पढ़ी जाती हैं, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, मार्केट प्राइस पे। ओके, मैटर जो भी होगा मार्केट प्राइस पे इजी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कम लोग हैं, मार्केट प्राइस चेक करना है और सभी बिजनेसमैन के पास जाना है। तो बिजनेसमैन जो प्रोडक्शंस वाले बिजनेसमैन है, बेसिकली जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शंस करने वाले कितने बिजनेसमैन, वो नहीं जो किराना स्टोर खोल के बैठा है। ओके, उसके लिए मतलब नहीं है। जो जैसे मान लीजिए कि शैम्पू है, तो शैम्पू कंपनी में चले जाएंगे, लक्स वाले लक्स कंपनी में चले जाएंगे, ओके, जिलेट गार्ड वाले जिलेट गार्ड के पास चले जाएंगे, मान लीजिए सरसों का ऑयल बन रहा है तो सरसों का तेल के पास चले जाएंगे पूछने के लिए, सर्फ एक्सेल वाला सर्फ एक्सेल वाले के पास चले जाएंगे। तो ये पूछना बहुत ईजी है, लेकिन ये दो चीज़ें प्रैक्टिकली आसान नहीं है। हालांकि ये भी रूल है वर्ल्ड में, इसके आधार पर भी जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी और जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, ताकि और अप्रिसिएशन के साथ वीडियो को बनाया जाए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।